हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज आप लोगों को हिस्ट्री का मेंस का क्लास नहीं मिल पाएगा। कुछ परिस्थितियों के कारण आपको क्लास आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। उसके बदले आज आप लोगों को पॉलिटी से संबंधित मेंस से रिलेटेड चालू कर रहा हूँ आज से। तो मेंस से रिलेटेड पॉलिटी के जो जीएस पेपर 2 में आते हैं, सभी मेंस जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को देखेंगे। आज हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर, संसदीय प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में यूनिट 4 में दिया है यूपीपीसीएस के। तो आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज से हम लोग करीबन 2 महीने के अंतर में पॉलिटी का पूरा मेंस समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम लोग गवर्नेंस को देखेंगे, फिर आपको सोशल जस्टिस देखेंगे। तो ऐसे करके जीएस पेपर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री चल रही है अभी, फिर इसके बाद ज्योग्राफी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, उसके बारे में देखते हैं। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत क्या है, इसकी प्रथम पहले अवधारणा कब प्रस्तुत हुई और इसका समर्थन किसने किसने किया, तो देखते हैं। तो अनेक जो अमेरिकी विद्वान थे, जो विद्वान हुआ करते थे, एक फ्रांसीसी विद्वान, अलग अलग विद्वान जो जहाँ जहाँ के थे, जैसे अरस्तु हुआ, अरस्तु जी, सीसो, लाक और माउंटेगू। तो इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का समर्थन किया। और प्रारंभ में जॉन लॉक ने क्या किया, संविधानवाद। तो संविधानवाद मतलब सीमित सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया। किसने? जॉन लॉक ने। तो जॉन लॉक का विचार ये था कि जो सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए वो विधायिका में होनी चाहिए। तो जॉन लॉक जी क्या कहते थे कि सर्वोच्च शक्तियाँ विधायिका में होनी चाहिए इनके अनुसार। लेकिन वहीं पर सेपरेशन ऑफ पावर के प्रवर्तक मानचेस्टू का क्या कहना है कि नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। तो नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। अब शक्तियों का पृथक्करण होता क्या, पहले इसके बारे में देखते हैं। तो लोकतांत्रिक, क्योंकि सभी को पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी है, अलग अलग देश हैं। तो लोकतांत्रिक देश के लिए सेपरेशन ऑफ पावर आवश्यक है, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यह सिद्धांत सरकार के कार्यों में जवाबदेहिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा की पुष्टि करता है। शक्तियों का पृथक्करण, यदि शक्तियों का पृथक्करण ना हुआ, मान लीजिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण नहीं हुआ, तो विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप करेगी, कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी। तो मान लीजिए कोई नीति बना, जब तीनों में पृथक्करण नहीं है, एक ही है, तो वो नीति यदि आपके विरुद्ध में है तो आप जाएंगे कहाँ आखिर? तो आपकी स्वतंत्रता को क्या होगा, आपकी स्वतंत्रता बाधित होगी। तो इसीलिए क्या है, नए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। तो सरकारों के तीनों अंगों के मध्य सदस्यों एवं मंत्रियों के स्तर पर पृथक्करण होना क्या कहलाता है? शक्तियों का पृथक्करण। आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है, शक्तियों के पृथक्करण की क्या जरूरत है, क्या कैसी विशेषता है। तो कोई भी व्यक्ति सरकार के एक से अधिक अंग का भाग नहीं हो सकता। तो कोई भी व्यक्ति सरकार के एक से अधिक अंग का क्या होगा, भाग नहीं हो सकता है। यदि आप दो में भाग हैं तो आप दोनों में हस्तक्षेप करेंगे। सेकेंड पार्ट है कि तीनों अंगों के कार्यों में पृथक्करण होना, ये इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है? तो तीनों अंगों के कार्यों में, वो तीनों अंग क्या हैं? तो आपकी विधायिका है जो नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका है जो नीतियों का क्या करती है, क्रियान्वयन करती है, न्यायपालिका क्या है, यदि कोई भी नीति जो असंवैधानिक है तो उसकी क्या करती है, जांच करती है। तो तीनों का अलग अलग कार्य होता है। सभी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, किसी भी अंग दूसरे अंग के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो कोई भी अंग जो है, जैसे आपका आर्टिकल 51 हो गया, आर्टिकल 50 हो गया, क्या 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो अलग अलग पृथक्करण होना चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल भारत के संविधान में है जो पृथक्करण को संदर्भित करते हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे। तो कोई भी अंग एक दूसरे से क्या हो, कार्यों में हस्तक्षेप न करे, ये इसकी विशेषता है। आखिर में सेपरेशन ऑफ पावर का महत्व क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, महत्व क्या है, तो उसके बारे में देखते हैं एक करके। तो सरकार के प्रत्येक अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। तो शक्तियों का जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए, ताकि क्या हो, सरकार क्या हो, निरंकुश ना हो, तानाशाह ना हो, इन सभी को रोकने के लिए न्यायपालिका को अलग कार्य, कार्यपालिका विधायिका को अलग अलग कार्य। तो सरकार के प्रत्येक अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना।
स्वेच्छाचारिता और क्या निरंकुश प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना सेपरेशन ऑफ पावर का मूल उद्देश्य मात्र है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए। तो व्यक्तिगत संरक्षण, तो संविधान क्या देती है, हमें स्वतंत्रता देती है, संविधान का अधिकार है हमारे पास। तो इन सभी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सेपरेशन ऑफ पावर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शासन की कार्यकुशलता में वृद्धि और अवरोध और संतुलन बनाए रखना। तो संसद की कार्य कुशलता में वृद्धि हो, उसमें अवरोध ना हो और उनके संतुलन एक दूसरे में बना रहे, क्योंकि भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण है वो अमेरिका जैसे संविधान से कुछ कठोर में कम है, तो उतनी कठोर नहीं है जितना अलग अलग देशों में है। तो भारत में थोड़ा सा संतुलन बना के काम किया जाता है। अगला पॉइंट है क्या, संवैधानिक सरकार की अवधारणा को मजबूत करना। तो संवैधानिक सरकार रहे, तो भारत में संविधान का सरकार है, तो संवैधानिक सरकार की अवधारणा को मजबूत करना भी एक इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं अलग अलग देशों में कैसे है सेपरेशन ऑफ पावर। तो देखते हैं सबसे पहले शासन प्रणाली के मॉडल में देखते हैं अमेरिका संविधान का सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है, शक्तियों का पृथक्करण। तो सभी को पता है अमेरिका एक लिखित संविधान है, तो अमेरिका में लिखित संविधान है। इसमें 3 अंग है, एक है विधायिका, एक है आपकी कार्यपालिका, एक है आपकी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा है न्यायपालिका में, और इन्हीं की न्यायपालिका से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत में जो न्यायिक सर्वोच्चता ली गई है, जो न्यायिक समीक्षा ली गई है, जुडिशियल रिव्यू, ये सब कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। तो साथ में आपको प्रीवी तैयार होता जाएगा। अब विधायिका में क्या है, जो सर्वे सर्वा है वो है कांग्रेस। विधायिका में सर्वे सर्वा कौन है, कांग्रेस है, जो नीतियों का निर्माण करती है, नियम बनाती है, विधि निर्माण करती है, कौन, कांग्रेस। कांग्रेस में भी 2 पार्ट हैं, एक है सीनेट, एक है आपका प्रतिनिधि सभा। तो 2 पार्ट हैं। ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, विधि निर्माण करते हैं, नियम बनाते हैं, और इनका जो क्रियान्वयन करता है वो कार्यपालिका करता है, इसको लागू करता है सामाजिक स्तर पे। तो कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। तो अमेरिका में सर्वे सर्वा कौन है, राष्ट्रपति हैं, जो कि सॉरी अपने मंत्रियों की नियुक्त करते हैं। तो मंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सामूहिक जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो यहाँ पर जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई वहाँ पर पद नहीं है, तो राष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। तो राष्ट्रपति सभी कुछ करते हैं, और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है अमेरिका में वो एक निश्चित होता है 4 वर्ष का। मान लीजिए 2 वर्ष के बाद राष्ट्रपति जी पदमुख हो गए, तो उनका पदभार संभालेंगे 2 वर्षों के लिए कौन, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर कार्यकाल निश्चित होता है। साथ में नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है कार्यपालिका द्वारा, और लागू भी किया जाता है कार्यपालिका द्वारा। और न्यायपालिका क्या है, तो न्यायपालिका इसकी समीक्षा करती है, जुडिशियल रिव्यू करती है। तो ये थे अमेरिका के संविधान का पृथक्करण का सिद्धांत। और ब्रिटेन में क्या है पृथक्करण का सिद्धांत, तो ब्रिटेन में क्या है, संसद जो है वो क्या है, संप्रभु है। तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में आया था, IAS प्रीलिम्स 2022 में ही क्वेश्चन आया था, संप्रभुता से रिलेटेड भारत के संसद और ब्रिटेन के संसद से कंपेयर किया गया था। तो भारत का संसद जो है वो संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन का जो संसद वो क्या है, संप्रभु है, सर्वे सर्वा वही है। मेन पावर किसके पास है, तो विधायिका के ही पास है। तो देखते हैं ब्रिटेन शासन प्रणाली, क्योंकि ब्रिटेन शासन प्रणाली में संसद सर्वे सर्वा कब क्यों हो जाती है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो अलिखित संविधान है, कहीं पर लिखित संविधान ब्रिटेन में नहीं है। और भारत ने ही ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, उसको प्रेरित किया है अपनी तरफ। तो पूछा जा सकता है कि संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो कार्यपालिका में आपके क्राउन यानी कि राजा, जिस समय कौन है, तो चार्ल्स द्वितीय है ना, तो क्राउन राजा, और उन्हीं के अंडर में कौन, आपके प्रधानमंत्री और मंत्री। तो प्रधानमंत्री हालांकि वास्तविक कार्य करते हैं कौन, प्रधानमंत्री। और यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है, एक दूसरे में हस्तक्षेप होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। तो संसद संप्रभु होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड या लॉर्ड सभा और हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि विधि का निर्माण करते हैं। और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं, हिस्सा होते हैं किसका, हाउस ऑफ कॉमन्स का।
तो इन दोनों में क्या है, शक्तियों का पृथक्करण उतना अच्छे से नहीं जितना अमेरिका में है। साथ में ये दोनों प्रस्ताव पारित कर न्यायपालिका को भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर सकते हैं, पदमुक्त भी कर सकते हैं। तो इतना शक्तिशाली, इतना शक्ति नहीं है पृथक्करणों में, कहाँ पर, ब्रिटेन के संविधान में। अब देखते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा तो भारत से ज़्यादा पूछा जाएगा, तो भारत में देखते हैं क्या है शक्तियों का पृथक्करण। हालांकि भारत में जो शक्तियों का पृथक्करण है, एक संतुलन बनाए रखा है, कुछ न कुछ सहयोग जरूर है एक दूसरे में। तो भारत में भी विधायिका है जो विधियों का निर्माण करती है, नियम बनाती है, और उसको जो लागू किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है, उसका जो क्रियान्वयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो भारत में न्यायपालिका में 3 भाग हैं। जैसे हम लोगों ने देखा अमेरिका में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो भारत में है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो भारत में पंचायत लेवल तक भी कोर्ट हैं। तो न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है अमेरिका के संविधान से। लेकिन एक बात याद रखिएगा प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूएसए का जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, ज़्यादा है, किससे, भारत से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो भारत की ज़्यादा है, किससे, अमेरिका से। तो गलत है, क्योंकि भारत की अमेरिका से कम है। आगे देखते हैं कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो कार्यपालिका में आपके कौन, राष्ट्रपति, नाम मात्र के। तो वास्तविक जो कार्यपालिका में होते हैं वो कौन होते हैं, आपके प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री, ये सभी कार्यपालिका के क्या होते हैं, भाग होते हैं। और संसद, विधायिका में संसद, और संसद में कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा। और इनके भी सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, क्या हिस्सा होते हैं, कहाँ से, प्रधानमंत्री और मंत्री के। तो इनमें भी क्या है, उतना संतुलन बना के कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं, अब एक एक करके अच्छे से देखेंगे डिटेल में, वो तो आपका शार्ट नोट्स है। अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे क्या व्यवस्था है। तो आपके जो अमेरिका में हो क्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो यहाँ से शासन प्रणाली की विशेषता जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो वहीं से देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में, इसमें क्या विशेषता है, इसके गुण क्या है, क्या दोष है, और इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे जो कि भारत में है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कठोर शक्ति पृथक्करण पर आधारित होता है, जो कि भारत में नहीं है, क्योंकि भारत में क्या संतुलन बना के पृथक्करण को किया गया है। तो कठोर शक्ति पृथक्करण पर आधारित है क्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका में, याद रखिएगा। एकल कार्यपालिका है, एकल कार्यपालिका है, प्राइम मिनिस्टर ही क्या होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, प्रेसिडेंट ही राज्य अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होते हैं। कौन, तो जो मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ PRI, तो इसका समझ लीजिए क्या है, प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो एकल कार्यपालिका है, राष्ट्रपति ही क्या होते हैं, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होते हैं। साथ में थर्ड पॉइंट क्या है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं, यानी कि कार्यपालिका और विधायिका। तो विधायिका के सदस्य कौन है, तो अभी हम लोगों ने देखा विधायिका के जो कार्यपालिका के सदस्य वो कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और मंत्री हैं। और जो आपके विधायिका हैं जिसमें कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस, तो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं, कौन, कार्यपालिका के लोग। तो यहाँ पर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अच्छे से देख लीजिएगा। तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि जो आपके राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चयन युक्त स्वतंत्र होते हैं। तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जैसे भारत में क्या है, जनप्रतिनिधित्व, यानी कि भारत में जनता द्वारा चुना जाता है मंत्रियों को, वहाँ पर यहाँ पर जनता द्वारा चुना जाता है सभी को। वहाँ पर क्या होता है कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो अपने अनुसार मंत्रियों को चुनते हैं, वो अपने अनुसार किस विशेषज्ञता में, विज्ञान की विशेषता में, तकनीक की विशेषज्ञता में, सुरक्षा की विशेषता में किसको किसको चुनना है, वो सब किस पे निर्भर करता है, तो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, यहाँ पर अमेरिका में, ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट क्या है, कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका क्या होता है, निश्चित क्या होता है, कार्यकाल होता है, कितने वर्षों का, 4 वर्षों का होता है। विधायिका ना तो चयन करती है और ना ही बर्खास्त कर सकती है, किसको, कार्यपालिका, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर कितना कठोर है। आगे देखते हैं इसके गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। तो एक एक करके देखते हैं। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि रिवीजन करते समय आपको बहुत कम टाइम मिले। पॉलिटी का रिवीजन करते समय आपको बस पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन लगे, दूसरी बार कर रहे हैं तो 7-8 दिन लगे, तीसरी बार कर रहे हैं तो 2-4 दिन लगे, फिर ऐसे ऐसे आपको कम करना है। गुण देखते हैं तो अस्थायित्व है सॉरी
अस्थायित्व है। क्यों अस्थायित्व है? क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का क्या होता है, निश्चित होता है। कोई भी नीति निर्माण हुई तो वो 4 वर्ष तक चलती रहेगी। ऐसे नहीं कि ये जैसे आपका 5 साल का है, कोई भी सरकार यदि गिर गई, नीतियों का निर्माण हुआ तो वो नीतियां भी उसी समय क्या होती हैं, समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि जब दूसरा सरकार बनेगा तो वो अपने अनुसार नीतियों को क्रियान्वित करता है। तो एक अस्थायित्व होता है इसमें। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में नीतिगत अस्पष्टता और निरंतरता होती है, ये एक गुण है। दूसरा क्या है? निर्णय त्वरित होता है। त्वरित निर्णय होता है, आपातकाल के लिए बेहतर होता है, क्योंकि सभी सर्वे सर्वा कौन होते हैं? ओनली कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति जी। विशेषज्ञों की भूमिका होती है। हमने बताया अभी कि जो मंत्रियों का गठन किया जाता है, जो मंत्री लिए जाते हैं वो एक विशेष क्षेत्र से लिए जाते हैं, ना कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति। जैसे हमारे यहाँ का प्रचलन में जो 2-3 बार या जेल में बंद हो चुका है, आतंकी हो चुका है, तो वो क्या है, बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, योग्यता के आधार पर यहाँ पर क्या, मंत्री का चुनाव होता है। हमारे यहाँ पे कोई योग्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर खड़ा हो सकता है, कोई कितना भी भ्रष्ट आदमी क्यों ना हो, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक योग्यता के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं अपने अनुसार। आगे क्या है पॉइंट, शक्ति पृथक्करण प्रभावी होता है। तो शक्ति जो पृथक्करण होता है वो प्रभावी होता है। स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी रोक है, तो स्वेच्छाचारिता से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दलगत विभाजन प्रभावी नहीं है। तो दलगत विभाजन प्रभावी नहीं, यानी कि निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति दल के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र के नेता हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, अलग अलग राजनीतिक दलें हैं, ठीक है, तो वहाँ के नेता होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दलगत विभाजन प्रभावी नहीं है। निर्वाचन के बाद क्या होता है, राष्ट्रपति जो है दल के नेता नहीं बल्कि राष्ट्र का नेता बन जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अब देखते हैं इसके दोष क्या है, लेकिन कुछ तो दोष होंगे इसके। पहला दोष क्या है, उत्तरदायित्व का अभाव। उत्तरदायित्व का अभाव क्यों है? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायित्व नहीं है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति इसमें क्या है, उत्तरदायित्व नहीं है, जैसे भारत में है। शक्तियों के दुरुपयोग पे, तो शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना रहती है। कार्यपालिका में शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट क्या है दोस्त इसमें, तो शासन के विभिन्न अंगों के मध्य क्या है, गतिरोध है। तो शासन के विभिन्न अंगों के मध्य गतिरोध है, क्योंकि यहाँ पर कठोर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। बहुदलीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुदलीय व्यवस्था ने, जैसे भारत में क्या है, बहुत ही दल हैं, अलग अलग प्रकार के दल हैं, तो वहाँ पर अमेरिका में ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये उसके अनुकूल नहीं है। और क्या है, और जैसे कोई नीतियों का निर्माण किया जा रहा है, तो भारत में क्या है, अलग अलग लोग क्या करते हैं, नीतियों के निर्माण में अपने अपने व्यक्ति को, अपने अपने बातों, अपने अपने विचारों को रखते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है, उतने ज़्यादा नीतियों के निर्माण में उतना अच्छा विचार नहीं व्यक्त किया जाता एक दूसरे के प्रति। अगला पॉइंट क्या है, तो संसदीय शासन प्रणाली देखते हैं जो कि भारत में है, तो इसके बारे में देखते हैं, उसमें कठोरता क्या है, लचीलापन क्या है, एक एक करके देखते हैं। तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं देखा जाता, तो उतना शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं देखा जाता जितना देखा जाता है कहाँ पर, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि पीसीएस में फैक्ट रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट हिट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर व्यक्त कीजिए। तो शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं देखा जाता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध होते हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के जो मध्य होते हैं क्या होते हैं, सामंजस्य कार्यपूर्ण संबंध होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से चुने जाते हैं। जो कार्यपालिका विधायिका हो गया, विधायिका में आपके होंगे कौन, तो संसद में रोज क्या, लोकसभा और राज्यसभा, और उन्हीं के सदस्य क्या होते हैं, कार्यपालिका में भी चुने जाते हैं। दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका क्या होती है, एक होते हैं आपके राज्याध्यक्ष, एक होते हैं शासनाध्यक्ष, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो नाम मात्र की शक्तियाँ होती किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और जो संपूर्ण वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो किसके पास होती हैं, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। और प्रधानमंत्री के निधन या त्यागपत्र देने पर पूरे मंत्रिमंडल का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है।
तो नीतियाँ भी क्या हो जाती है, निरंतर नहीं रह जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो निश्चित कार्यकाल नहीं होता है जब तक बहुमत आपको प्राप्त है, आप सरकार बनाए हैं, बहुमत गिर गई तो आपकी सरकार भी गिर गई। तो निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, विधायिका के बहुमत पर निर्भर करता है। इनके गुण के बारे में देखते हैं और दोष के बारे में देखते हैं एक एक करके। तो गुण क्या है कि शासन के सुचारू संचालन के लिए बेहतर। क्यों बेहतर है, क्योंकि इसमें विधायिका और कार्यपालिका में क्या होता है, सामंजस्य होता है, संतुलन बना रखता है, इसलिए शासन के सुचारू संचालन के लिए क्या है, बेहतर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, उत्तरदायित्व की अवधारणा है। उत्तरदायित्व की अवधारणा क्या, कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता पर प्रभावी नियंत्रण है। तो कार्यपालिका अपने स्वेच्छानुसार कुछ नहीं कर सकती, क्या है, उत्तरदायित्व की अवधारणा है। अगला है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा व्यक्तिगत ना होकर क्या होता है, सामूहिक रूप से होता है। तो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है, निर्णय की गुणवत्ता में क्या होता है, वृद्धि होती है। बहुदलीय व्यवस्था के अनुरूप है। तो बहुदलीय व्यवस्था है, समाज के विभिन्न हितधारक हित जो होते हैं, समाज के विभिन्न जाति या विभिन्न लोग क्या करते हैं, इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो समाज के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है कौन, संसदीय शासन प्रणाली। चर्चा परिचर्चा प्रभावी रूप से होता है। तो चर्चा परिचर्चा क्या होता है, प्रभावी रूप से होता है, यानी कि राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, तो इसके दोष क्या हैं, कुछ दोष भी तो हैं इसके। बहुमत की निरंकुशता की संभावना, जैसे आपका कोई भी सरकार बनाया गया, यदि उसमें बहुमत बहुत ज़्यादा है, पूर्णतया बहुमत है, तो वो निरंकुश हो सकती है, कोई भी नीति लागू करके उसको पारित करा सकती है। कोई भी योजना, कोई भी विधेयक लेकर आई, जनमत से उसको पारित कर देगी, क्योंकि विपक्ष के पास उतना ज़्यादा मजबूत क्या है, शक्ति ही नहीं है। तो ये देखा जा सकता है। तो बहुमत की निरंकुशता की संभावना बढ़ जाती है यदि सत्ताधारी दल की विधायिका में पूरे बहुमत हो। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। आपातकालीन परिस्थितियों के प्रत्युत में क्या है, अधिक प्रभावी नहीं है। आपातकाल लगा तो आपातकाल में क्या हो जाता है, एकात्मक व्यवस्था हो जाती है, पूरी का पूरा जो नियंत्रण हो जाता है वो संसद के पास आ जाता है, राष्ट्रपति जी आपातकाल लगाते हैं, क्या होता है, तो ये है। इसके बाद क्या है, अस्थायित्व सरकार है। तो सरकार क्या है, अस्थायित्व नहीं, क्योंकि कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है, नीतिगत अस्पष्टता है। तो नीतियों का क्या हो जाता है, क्रियान्वयन क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, दलगत राजनीति अधिक है। तो दलगत राजनीति अधिक क्या है, राजनीतिकरण है, क्या है, राष्ट्रीय हित के स्थान पर दलीय हित महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राष्ट्रीय हित में ज़्यादा कार्य नहीं किया जाता है, अपने अपने दल के रूप में ज़्यादा अपने अपने दलों के रूप में कार्य किया जाता है। तो ये दलगत राजनीति यहाँ पर अधिक क्या है, देखने को मिलती है। अब देखते हैं भारत में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। तो भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं है। अभी हमने बताया इससे पहले कि अमेरिका की तरह क्या है, भारत में कठोर शक्ति पृथक्करण नहीं है। सामंजस्य है दोनों के बीच, विधायिका हो या कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तो एक संतुलन स्थिति बनाए रखा गया है। कार्यों का पृथक्करण नहीं है, क्या, कठोर। शासन के प्रत्येक अंग की कुछ शक्तियाँ ओवरलैपिंग करती हैं। ओवरलैपिंग क्या करती हैं, इसके बारे में कल हम अच्छे से देखेंगे किस किस आर्टिकल में ओवरलैपिंग का। जैसे है आपका आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 146 है, आर्टिकल 71 है, आर्टिकल 74 है। तो इन सब के बारे में अच्छे से देखेंगे कहाँ कहाँ पर ओवरलैपिंग की क्या होती है, ओवरलैपिंग आता है, और कहाँ कहाँ पर पृथक्करण आता है उसको आज ही देखेंगे। लेकिन ओवरलैपिंग प्रासंगिकता क्या है इसके बारे में कल अच्छे से देखेंगे, पूरा का पूरा आपका एक यूनिट समाप्त हो जाएगा। तो शासन के प्रत्येक कार्यों की क्या है, कुछ शक्तियों की क्या है, ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, जैसे सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है कि विधायिका के कार्यपालिका कार्य। तो विधायिका के कार्यपालक कार्य यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन में संसद की भूमिका होती है। तो संसद की भूमिका किस में होती है, चाहे वो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका के हैं। तो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, क्या होते हैं, संसद की भूमिका उसमें होती है निर्वाचन में। संसद के साथ साथ राज्य विधान मंडल का भी होता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग भी चलता है, किसके द्वारा, तो संसद के ही द्वारा। अगला पॉइंट क्या है, कार्यपालिका के विधायिक कार्य। अब कार्यपालिका के विधायिक कार्य क्या है, भारत में कार्यपालिका में जो है वो विधायी कार्य में हस्तक्षेप कहाँ कहाँ करती है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक। और इसके बाद प्रत्योजित विधायन। तो प्रत्योजित विधायन ये है कार्यपालिका के विधायिका के कार्य।
अगला पॉइंट क्या है, न्यायपालिका के विधायिका के क्या, तो ये ओवरलैपिंग के कार्य है। तो न्यायपालिका कहाँ पर कार्य कर देती है, किसके, विधायिका का कार्य न्यायपालिका कहाँ पर करती है, तो विधियों की व्यवस्था एवं नए विधियों का आधार होता है। इसके बाद क्या है, न्यायपालिका कार्यपालिका की जांच भी कर लेती है, जांच समिति आयोग, तो ये सभी काम किसके पास है, बनाने का काम तो कार्यपालिका को है, लेकिन क्या कर सकती है, कभी कभी न्यायपालिका भी इसमें हस्तक्षेप करती है। तो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं, संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के आधार कहाँ कहाँ पर है, तो उसके बारे में देखते हैं। कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा संविधान में, जहाँ पर स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण देखने को मिलता है भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल में। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 50, यानी कि डीपीएसपी का आर्टिकल 50। डीपीएसपी भाग 3 में है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसमें आर्टिकल 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आपको देखने को मिलेगा। आपको आंसर लिखते समय आर्टिकल को भी मेंशन करना है पृथक्करण का, यदि क्वेश्चन आ रहा है तो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है पृथक्करण, कहाँ कहाँ पर आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया अभी आर्टिकल, कल उसको अच्छे से देखेंगे, तो उसी अनुसार आपको आंसर में भी लिखना है। अब आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 में क्या है, तो आर्टिकल 122 और आर्टिकल 212 यानी कि संसदीय यानी और राज्य विधानमंडल, तो संसदीय कार्यवाही की वैधता को न्यायालय में क्या है, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो संसदीय जो कार्यवाहियाँ होती हैं उसकी वैधता को न्यायालय में क्या है, अपील नहीं किया जा सकता, प्रश्नगत नहीं किया जाता है। ये है सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है आर्टिकल 121 और 211। आर्टिकल 121 और 211 क्या कहता है कि संसद या राज्य विधानमंडल में महाभियोग के सिवाय न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो न्यायाधीशों का जो महाभियोग लगाया जाता है वो क्या है, वो आप कभी कब कर सकते हैं चर्चा, वो आर्टिकल में है 121 और आर्टिकल 211 में है। इसी समय आप न्यायाधीश के बारे में, न्यायाधीश के आचरण के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, इससे पहले आप कहीं पर भी नहीं बोल सकते हैं। तो ये है सेपरेशन ऑफ पावर। आर्टिकल 361 क्या कहता है कि प्रधान, राष्ट्रपति और गवर्नमेंट को अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि आर्टिकल क्या कह रहा है 361, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। यह है सेपरेशन ऑफ पावर। अगला है 105 और आर्टिकल 149। आर्टिकल 105 और 149 क्या कहता है कि सांसद और विधायक सत्र में जो भी कुछ बोल रहे हैं, संसद सत्र चल रहा है उसमें जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके लिए अदालत उन्हें नहीं बुला सकती। अब वो क्या बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आप लोग देखते होंगे जब संसद सत्र चलता है, इस समय शीतकालीन का सत्र चलना शुरू हो गया है, तो जब चलता है क्या होता है, गाली गलौज भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन उससे किसी को मतलब नहीं है, उसमें अदालत नहीं बुला सकती कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये है आर्टिकल 105 और 194। तो सेपरेशन ऑफ पावर के आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। ओवरलैपिंग के क्या आर्टिकल याद होने चाहिए। इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसमें बाधा क्या है, इसके बारे में कल देखेंगे। इसके बाद आपका सेपरेशन ऑफ पावर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू, धन्यवाद।